ओके, वेलकम टू दी अनदर नमपाई सेशन। प्रीवियसली नमपाई से रिलेटेड जितनी टॉपिक्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हमने बिल्कुल स्क्रैच से नमपाई के हवाले से जाना है कि नमपाई क्या है, किस तरह से पाइथन्स के साथ इसको इंटरेक्ट किया जाता है और उसमें किस तरह के वेल नोन फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कि एन डायमेंशनल एरे पे अप्लाई किए जाते हैं। इस वक्त जो फ्यू सेशंस हैं हमारे ऑलमोस्ट लास्ट की तरफ हैं और उसमें हम उन मेथड्स को टारगेट कर रहे हैं जो नॉर्मली सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं। तो प्रीवियसली जितनी वीडियो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है और जो भी हम कोड इस्तेमाल कर रहे हैं वो मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पे मिल जाएगा, जहाँ से आप फ्रीली वो चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस सेशन पे हम 7 डिफरेंट फंक्शंस को डिस्कस करेंगे जो कि नमपाई में इस्तेमाल होने वाले फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होने वाले फंक्शंस में हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है कि हम नमपाई को यूज़ करते हुए स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से आर्गमैक्स फंक्शन क्या है, डिफ, हिस्टोग्राम, पैड, रेवल एंड सेव, ये 7 फंक्शंस या मेथड्स को हम नमपाई पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि आप कोलैब पर देख रहे हैं कि इस वक्त स्टैंडर्ड डेविएशन के हवाले से हमने एक एग्जांपल डिस्कस की हुई है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के ज़रिए से एक्चुअली स्टैट्स के कॉन्सेप्ट में जिस तरह से हम अपने पास कोई डेटा सेट होता है या सीरीज़ ऑफ नंबर होता है उसमें हम मीन मालूम करते हैं, विच मीन एवरेज। तो इसी तरह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन के ज़रिए से या स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले वेरिएंस मालूम करते हैं ताकि हम ये जान सकें कि हमारे पास जो डेटा सेट है वो हर इंडिविजुअल डेटा सेट अपने मीन के कितने करीब है। ठीक है, यानी अगर फॉर एग्जांपल एक सीरीज़ ऑफ नंबर का मीन कोई स्पेसिफिक वैल्यू x आती है तो हर एक नंबर अपनी मीन के कितने करीब हो रहा है, ये चीज़ हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के ज़रिए से पता चलती है। तो इस वक्त हमने एक एरे क्रिएट किया जो कि आप देख रहे हो यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे के फॉर्म पर मौजूद है, और अगर मैं इसे मोर स्पेसिफिक करूँ तो शायद वो इस तरह से दिखेगा। उसके बाद हमने डायरेक्टली अपने ए एरे का स्टैंडर्ड डेविएशन विच मीन मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम किया, और इस बेस पर जैसे हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो 3.39 यहाँ पर हमें दिख रहा है। इसी तरह अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्लीट मैट्रिक्स का नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक एक्सिस का मालूम करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक्सिस 0 लिखा हुआ है, यानी एक्सिस 0 पर जो वैल्यूज़ मौजूद हैं इस फॉर्म पर उसको आप प्लॉट करके लेकर आएँ और उसके स्टैंडर्ड डेविएशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करें। तो सेम वैल्यू है जो ऊपर भी मौजूद है, तो उस रिस्पेक्ट से एक्सिस 0 पर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या क्या बनेगी उस चीज़ को यहाँ पर डिस्प्ले किया जा रहा है हर एक एक्सिस के लिए। तो अगर आप मीन निकालना चाहते हैं तो आप मीन निकाल कर भी इस डिफरेंस को देख सकते हैं। तो हम मीन के लिए डायरेक्टली यहाँ पर आते हैं और मैं डायरेक्टली प्रिंट करवा देता हूँ np.mean ऑफ वेरिएबल a एंड देन ऑल्सो प्रिंट द सेम वैल्यू एज वेल यार। ठीक है, तो इस बेस पर आप एग्जीक्यूट करो तो आप देख रहे हो 6 हमारी वैल्यू जो है वो इस कंप्लीट मैट्रिक्स की मीन की आ रही है, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 3.39 है। इसी तरह हमने एक्सेस को भी देख लिया। आप डायरेक्टली अगर एक्सेस को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम चाहें तो एक्सेस को भी यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं, लेकिन हमें एक्सेस को डिस्प्ले करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस वक्त हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर निकाल रहे हैं। आप चाहें तो एक्सेस को डिस्प्ले करवा के भी देख सकते हैं कि इस वक्त एक्सेस 0 से मुराद या 1 से मुराद यहाँ पर क्या है। तो ये डिपेंड करता है कि जो एरे है उसमें एक्सिस 0, एक्सिस 1, एक्सिस 2, एक्सिस 3 मौजूद हैं या नहीं। तो जिन तरह के एक्सिस उसमें मौजूद होंगे उसी बेस पर स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन, आप चाहें तो एक्सिस को यूज़ करते हुए मीन भी निकाल सकते हैं। तो वो हमने दोनों यहाँ किया। इसी तरह से तीसरी जो एग्जांपल है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम ज़ीरोज़ के बेस पर एक एरे क्रिएट कर रहे हैं। एक बड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ वैल्यू यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है। तो हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशन पे देख चुके हैं कि ज़ीरोज़ एक मेथड है जिसके ज़रिए से आप एक मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं और उसमें ज़ीरो का जो भी काउंट है वो आप वहाँ पर बताएंगे, और साथ ही साथ मैंने डेटा टाइप्स यहाँ पर बताया हुआ है। उसके बाद ए की स्पेसिफिक लेंथ एक वैल्यू पे सेव की और दूसरे ए में उसकी लेंथ वैल्यू चेंज की, यानी 1 रॉ से लेकर ऑल कॉलम तक और 0 रॉ से लेकर ऑल कॉलम तक की वैल्यूज़ को मैंने 0 से कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म पे। ठीक है, उसके बाद मैं बी के ज़रिए से डिस्प्ले करवा रहा हूँ। यानी इसका आसान सा तरीका ये हुआ कि मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ पहले अपने ए को, और उसके बाद वेरिएबल बी को यूज़ करते हुए मैंने उसका स्टैंडर्ड डेविएशन लिया और उसके बाद हमें डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और अब आप देख रहे हो कि पहले जो हमारे पास मैट्रिक्स प्लॉट हो रहा था वो 0 के ज़रिए से हो रहा था, जिसको मैंने एक्सचेंज किया वेरिएबल से, एंड देन उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन करके मैं उसे यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो इस तरह से एक बेसिक एग्जांपल के ज़रिए से हमने देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और किस किस तरह से हम अपने कंप्लीट मैट्रिक्स के या एक्सेस को यूज़ करते हुए निकाल सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो मेथड है उसको हम आर्गमैक्स कहते हैं। मैक्स जो मेथड है उसके ज़रिए से आप अपने मैट्रिक्स या एरे में से किसी मैक्सिमम नंबर को निकाल सकते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं हमारे एरे में या मैट्रिक्स में वो काफ़ी
एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर कंप्यूटेशनल पावर ज़्यादा ज़ाया होती है इंटरनली। तो इस चीज़ के लिए ऑर्गमैक्स मेथड इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि आप अपने एक्सेस के मुताबिक यानी रॉज या कॉलम जिस एलिमेंट पे भी आप मैक्सिमम लेना चाह रहे हैं उसको आप कॉल करते हुए वहाँ पर इंडेक्सेस के रिस्पेक्ट से वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे हो कि लिखा हुआ है दिस फंक्शन रिटर्न इंडेक्सेस ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू आर रिटर्न अलोंग विद द स्पेसिफाइड एक्सेस, यानी एक एक्सेस भी बताएगा और साथ ही साथ उस एक्सेस में जो मैक्सिमम नंबर मौजूद है उसे वो रिटर्न करके देगा। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास कोड है इस पे आप देख रहे हो कि हमने एक वेरिएबल लिया और ए रेंज के ज़रिए से हमने 0 से 19 तक के एक नंबर्स लिए और उसके बाद जो 1 डायमेंशनल एरे था उसे मैंने 4/5 में कन्वर्ट किया और उसके बाद उसमें एलिमेंट 7 ऐड कर दिए। अगर आप इसको प्रॉपर्ली देखो तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। इस चीज़ को मैं थोड़ी देर के लिए निकाल देता हूँ यहाँ से ताकि समझना आसान हो हमारे लिए। तो आप देख रहे हो पहले 1 डायमेंशनल था, उसके बाद 4/5 में हुआ और 4/5 में होने के बाद हर नंबर में 7 ऐड हो गया। तो पहला एलिमेंट 1 था, 1 में 7 ऐड हो गया उस रिस्पेक्ट से एंड सो ऑन, इसी तरह से तमाम एलिमेंट्स ऐड होते गए। इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त ये जो एरे है या मैट्रिक्स है वो इस वक्त हमारा इनपुट वैल्यू है। आप चाहें तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे लेकिन ए रेंज और रीशेप को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक मीनिंगफुल मैट्रिक्स क्रिएट किया गया है। उसके बाद मैंने आर्गमैक्स लिया और इस पूरे कंप्लीट मैट्रिक्स में से मैं इंडेक्सेस के रिस्पेक्ट से मैक्सिमम क्रिएट करना चाह रहा हूँ या रिटर्न कराना चाह रहा हूँ। तो मैंने इसको प्रिंट में इनक्लोज किया और उसके बाद मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसे। तो अब आप देख रहे हो कि एक्सेस के रिस्पेक्ट से इसने मुझे इंडेक्सेस के रिस्पेक्ट से हर एक वैल्यूज़ को यहाँ पर रिटर्न करके दिया है। ठीक है, तो ये नंबर्स नहीं बल्कि उसके इंडेक्सेस आए और यही हमें डेफिनेशन पे भी बताया गया था कि रिटर्न द इंडेक्सेस ऑफ द मैक्सिमम वैल्यूज़। तो जो भी एक्सेस में उसके मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं उनके इंडेक्सेस नंबर्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। इसी तरह से मैं एक्सेस को अलग अलग भी कर सकता हूँ, जिस तरह से स्टैंडर्ड एविएशन पे किया था कि मैं एक्सेस 0 बताऊँ, फिर 1 बताऊँ, फिर 2 बताऊँ, वट जितने अभी साइज़ के रिस्पेक्ट से आपका मैट्रिक्स है आप उसके एक्सेस को अलग अलग कर सकते हो। तो इन दोनों को हम इनक्लोज करते हैं प्रिंट के अंदर ताकि मैं एक साथ दोनों को डिस्प्ले करवा सकूँ। और इस बेस पर आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो x है हमारा, ठीक है, अगर मैं इस x को भी डिस्प्ले करवा दूँ तो हमारे लिए समझना और भी आसान हो जाएगा। तो ये ओवरऑल हमारा मैट्रिक्स है और इसके ज़रिए से एक्सेस 0 के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पर उसके इंडेक्सेस रिटर्न हो रहे हैं और एक्सेस 1 में जो मैक्सिमम वैल्यू है उनके इंडेक्सेस यहाँ पर रिटर्न हो रहे हैं। इसी तरह से अनरेवल इंडेक्सेस को भी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं सेम इनपुट के लिए, या फिर आप चाहें तो वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मैंने अनरेवल इंडेक्सेस लिया और उसके बेस पर मैं आर्ग मैट्रिक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ एक्सेस नन के लिए, यानी ओवरऑल पर ये चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। और इस बेस पर आप देखो तो आपको ओवरऑल मैट्रिक्स में से, विच मीन इस मैट्रिक्स में से आपको हाईएस्ट जो इंडेक्सेस वैल्यूज़ हैं उसका इंडेक्स नंबर यहाँ पर मिल रहा है। तो पहली चीज़ें हमने देखी स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद ऑर्ग मैक्स देखा और अब तीसरा मेथड है हमारे पास डिफ। ठीक है, तो डिफ क्या कर रहा होता है और किस तरह से डिफरेंस क्रिएट करता है हम इसे समझते हैं। तो द numpy module of Python provide a function called numpy.diff for calculating the nth discrete difference along the given axis. If x is the input array, then the first difference is given by the xi plus 1 minus ai. यानी जो मैट्रिक्सेस हैं या फिर एरे हैं उनके दरमियान आप डिफरेंस निकालना चाहते हो ओवरऑल या एक्सिस के रिस्पेक्ट से, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। वी कैन कैलकुलेट द हायर डिफरेंस बाय यूजिंग द डिफ रिकर्सिवली। द numpy module of Python provide a function called numpy.diff for calculating the nth discrete difference along with the axis of x and according to the same formula which we have already discussed. तो यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल है। आप देख रहे हो कि हमारे पास एक सिंपल सा एरे है और हमने अनडिफाइन या अनसाइन इंटीजर 8 यूज़ किया और उसके बाद उसे डिस्प्ले करवा रहे हैं और देन हमने यहाँ पर मेथड डिफरेंस को यूज़ किया और इसी एरे को यूज़ करते हुए हम इसे डिस्प्ले करवा रहे हैं। और नीचे आप देखो कि मैंने मैट्रिक्स की कुछ रेंज ली हुई है और उस रेंज में से माइनस करवा रहा हूँ इस रेंज को, फिर इसमें से ये रेंज डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो मैंने इसको भी इनक्लोज किया प्रिंट के अंदर और साथ ही साथ इसे भी मैंने इनक्लोज कर दिया प्रिंट के अंदर एंड देन एग्जीक्यूट द कोड। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि हमारे पास ये आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है इनिशियल एरे, फिर उसके बाद डिफरेंस के रिस्पेक्ट से हर एक वैल्यू का डिफरेंस निकल रहा है कि इसमें से ये वैल्यू माइनस हुई और इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस हुई, तो ये 1 1 बच गया। ठीक है, और उसके बाद इस वैल्यू यानी पहले वाली वैल्यू से ये निकाली गई
तो ये 1 रहा, 1 में से मैट्रिक्स इंडेक्स 0 दोबारा निकाला गया, यानी 1 में से जब 0 निकाला जाएगा तो एट लास्ट क्या बच जाएगा हमारे पास 1। तो इस तरह से इस मेथड को 3 डिफरेंट तरीकों से यहाँ पर डिस्प्ले करके दिखाया गया ताकि हम आसानी के साथ डिफ को समझ सकें कि डिफ किस तरह से वर्क कर रहा होता है। इसी तरह से मैंने अभी ओवरऑल वैल्यूज़ को लेते हुए डिफ मेथड जो है वो यहाँ पे यूज़ किया है। आप चाहें तो एक्सिस के ज़रिए से भी कर सकते हैं, जिस तरह से अभी तक हमने स्टैंडर्ड डेविएशन या आर्ग मैक्स को इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर एक 3x3 का मैट्रिक्स है, जिसको आप विजुअली देखना चाहें तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। उसके बाद हमने यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर हमने लिया था ना, कोई एक्सेस नहीं लिया था, यहाँ पर मैंने एक्सेस 0 लिया है, फिर उसकी वैल्यू डिस्प्ले करा रहा हूँ, यहाँ पर एक्सेस 1 ले रहा हूँ और उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो हमने इनक्लोज किया इसे यहाँ पर, और मैंने इसे भी यहाँ पर इनक्लोज किया, और इस बेस पर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये एक्सेस के बिहाफ पर हमें डिफरेंस क्रिएट करके दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो पहली वैल्यू यहाँ पर y की डिस्प्ले हो रही है, और ये z की वैल्यू है जो एक्सेस 1 को यूज़ कर रहा है। सिमिलरली हम चाहें तो एयर के दरमियान भी डिफरेंस यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे आप डमी तौर पे कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर देख रहे हो, डे मंथ एयर के रिस्पेक्ट से लिखी हुई हैं, और यहाँ पर भी, और डेटा टाइप्स यहाँ पर आपने बताना होगा कि डेट टाइम के रिस्पेक्ट से, ताकि जब एट लास्ट वो डिफरेंस क्रिएट करे तो वैल्यूज़ नहीं बल्कि उसको याद रहे कि हमें डेट टाइम के बेस पे ही डिफरेंस लेना है। और इस बेस पर क्योंकि एक ही वाई है तो मुझे प्रिंट में इनक्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस बेस पर इस फॉर्म पर हमारा डिफरेंस क्रिएट होगा जो नंबर ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। जो जितने भी 1 यहाँ पर मौजूद हैं उतने मंथ को वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, चौथा मेथड है बड़ा मीनिंगफुल, जो कि नॉर्मली स्टैटिस्टिकल है, जिसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं, और इसके ज़रिए से हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर्स का पता चलता है जो वैल्यू रेंज के अंदर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें 1 से 10 तक के नंबर्स हैं, लेकिन 3 जो है वो 3 टाइम रिपीट हुआ है 1 से 10 में। तो इसका मतलब ये है कि 3 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है, बाकी 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 2 की 1 है, 3 की 4 की भी 1 है, एंड सो ऑन। तो जो नंबर ऑफ सेट्स हैं उसमें जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उसकी वैल्यू आपको ये रिप्रेजेंट करके दे रहा होता है या डिस्प्ले करके दे रहा होता है। तो पहली एग्जांपल नमपाई, उसके बाद हमने हिस्टोग्राम क्रिएट किया 152 के लिए, और उसके बाद बिन्स एक्चुअली जब डायग्रामेटिक व्यू पे लेकर आते हैं तो उस सर्कल से या नंबर से उसे रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो सेकंड पैरामीटर है, और उसके बाद हम इसे डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो इस बेस पर आप देख रहे हो इसकी इंडेक्सिंग हुई, और इस इंडेक्सिंग के रिस्पेक्ट से वो एरे डिस्प्ले हो रहा है, यानी ये ओवरऑल जो नंबर्स हैं वो डिस्प्ले करके यहाँ पर दे रहा है। तो अगर मैं इसको इस तरह इनक्लोज कर दूँ तो और भी बेहतर होगा, ठीक है। तो ये तमाम बिन्स की वैल्यूज़ आ रही हैं और ये इनका ओवरऑल काउंट आ रहा है इंडेक्स नंबर के रिस्पेक्ट से। इसी तरह से आप चाहो तो कोई सीरीज़ भी यहाँ पर लिख सकते हो, यानी मैं नंबर लिख रहा हूँ सीरीज़ ए रेंज का मतलब क्या है 0 से 5 तक के नंबर्स। उसके बाद मैंने बिन्स की क्वांटिटी बता दी कि 0 से 6 तक की बिन्स की क्वांटिटी हो, और डेंसिटी इसकी ट्रू कर दी। और उसके बाद हम इसको एक्स को देखें तो बिल्कुल उसी तरह से उसके जो हिस्टोग्राम है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नंबर ऑफ द वैल्यू दैट आर कंपेयर्ड विद द सेट ऑफ द वैल्यू रेंज। जो भी वैल्यू रेंज है उसके दरमियान से यानी उसके अंदर रहते हुए कंपेयर करते हुए उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ रिपीटेशन उसकी क्या है। उसके बाद तीसरी एग्जांपल के अंदर आप देख रहे हो कि मैंने 2 वेरिएबल एक साथ लिए हुए हैं, और उसके बाद हम डायरेक्टली हिस्टोग्राम को कॉल कर रहे हैं, और ए की वैल्यू जो भी होगी रेंज के ज़रिए से, यानी 0 से लेकर 7 तक होगी, और उस बेस पर उसकी वैल्यू हिस्टोग्राम और बिन दोनों को डिस्प्ले करा रहा हूँ। यानी यहाँ पर एक साथ दोनों चीज़ें लिख कर मैं सिर्फ वेरिएबल डिस्प्ले करवा रहा था, अब मैं अलग अलग कर रहा हूँ। तो अलग अलग करने के लिए हमें इसे इनक्लोज करना होगा। एज लाइक दिस, और उस बेस पर हमें डिस्प्ले करते हैं। तो हिस्टोग्राम की वैल्यू सबसे पहले आ रही है, ठीक है, और उसके बाद जो है बिन्स आपने जो भी वैल्यू ली है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो नॉर्मली हिस्टोग्राम को डिस्प्ले करने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं स्टैट्स की लैंग्वेज में, और उसके अंदर हम उसकी फ्रीक्वेंसीज लिख रहे होते हैं लीव के फॉर्म पर। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इंटरनल वर्क जानना चाहते हैं कि एक्चुअली जब हमारे पास एक इनपुट डेटा सेट इस तरह से होगा तो एट लास्ट फार्मूले के बाद या लीव के बाद उसकी वैल्यू ये डिस्प्ले होगी। उसके बाद हमारे पास पांचवा इंपॉर्टेंट मैथड है पैट। ये क्या करता है, दैट्स मॉड्यूल ऑफ द पाइथन प्रोवाइड अ फंक्शन कॉल्ड numpy.pat टू परफॉर्म अ पैडिंग इन द एरे। दिस फंक्शन हैज सेवरल रिक्वायर्ड एंड ऑप्शनल पैरामीटर। ठीक है, पैट से क्या मुराद है अभी हमें एग्जांपल में समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले हमने कुछ नंबर्स लिए यहाँ पर, और उसके बाद मैं उस नंबर को x की वैल्यू के साथ यूज़ कर रहा हूँ 32 और बता रहा हूँ कि ये नंबर कांस्टेंट है, और उसमें जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो मैंने बता दी, और उस बेस पर हम y को डिस्प्ले करवाते हैं। इस पैडिंग की इंटरनल वर्किंग समझने का सबसे आसान तरीका कुछ यूँ हो सकता है कि हम अपने सबसे पहले एरे को सिंप्लीफाई तरीके से लिखते हैं एज लाइक दिस, और उसके बाद
हमने इस कांस्टेंट वैल्यू को भी यहाँ से हटा दिया। अब पैडिंग का कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ नमपाई ये कहता है कि पैड का मतलब ये है कि जो वैल्यू आप एक्स के साथ बिफोर एंड आफ्टर काउंट बेस पर ऐड करवाना चाहते हो उसके साथ वो आप यहाँ पर काउंट बता रहे हो। यानी 3 और 2 का मतलब ये है कि 3 इस एरे से पहले और 2 इस एरे के बाद आप कांस्टेंट टर्म पर कुछ वैल्यूज़ को पैड करोगे, विच मीन ज्वाइन करोगे। कैसे? इस बेस पर अब मैं y को जब एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखते हैं कि 3 काउंट 0 का इस वैल्यू से पहले आ जाता है और 2 काउंट 0 का इसके बाद आ जाता है। लेकिन आप अपनी मर्जी से कोई कांस्टेंट वैल्यू को इसके साथ पैड करना चाहते हो तो ये बिल्कुल वही डेफिनेशन शो करेगा जो अभी हमने यहाँ पर आया है। तो मैंने कांस्टेंट वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई 6 और 4। तो इस बेस पर अगर आप देखें तो ये 6 वैल्यूज़ 3 काउंट पर इसके साथ आ गई और 4 वैल्यू 2 के रिस्पेक्ट से इसके साथ आ चुकी है। इस तरह से पैडिंग की वर्किंग हो रही होती है। आप चाहें तो एजेस के पैरामीटर को भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सेकंड डेफिनेशन हमारी यहाँ पर दिख रही है। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट जब किया तो 3 2 पर आप देख रहे हो कि एजेस को उसने यूज़ किया और जितने नंबर्स इसके बिहाफ पर थे वो पहले आ गए और दूसरे के बिहाफ पर आगे आ गए। यानी एजेस का मतलब ये है कि जिससे वो स्टार्ट हो रहा है और जिससे वो एंड हो रहा है। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 नंबर्स यहाँ पर आ गए, 4 पर एंड हो रहा है, 4 के रिस्पेक्ट से आ गए। इसी तरह से थर्ड पैरामीटर लीनियर रैंप है और उसमें आप एंड वैल्यूज़ बता सकते हो कि -4 और 5 के रिस्पेक्ट से वो एंड हो, बाकी इनपुट वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इस बेस पर अगर आप आउटपुट को डिस्प्ले करो तो आप देख रहे हो -4, ठीक है, उसके बाद -2 फिर 0 है, ठीक है, ये पैडिंग हुई है इसके साथ। और लास्ट में अगर आप देखो तो 4 4 एंड 5, क्योंकि ये 4 पर यहाँ पर एंड हो रहा है, 1 3 2 5 एंड 4 यहाँ पर ये वैल्यू ऐड हो रही है। तो 4 के साथ 5 वैल्यू यहाँ पर एंड वैल्यूज़ की बिहाफ पर आ गई। यानी स्टार्टिंग वो नेगेटिव से हुई है लीनियर रैंप के जरिए से और एंडिंग 4 5 पे हुई है। इसी तरह आप चाहें तो पैडिंग के लिए मैक्सिमम, मीन, मीडियन और इसी तरह से मिनिमम वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो नीचे एग्जांपल मैंने वही किया है कि मैंने 3 के बाद यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं लिखी, यानी रॉ के लिए कॉलम की वैल्यू नहीं बताई मैंने, और उस बेस पर मैं मैक्सिमम को ले रहा हूँ। तो इस बेस पर मैंने इसको रन किया तो आप देख रहे हो कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, इसके अंदर 5 है। तो 5 को इसने पहले भी ऐड कर दिया, 5 को बाद में भी ऐड कर दिया इस काउंट के मुताबिक, ठीक है। तो 3 के साथ मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ पर अंडरस्टूड है, 3 के बाद मैंने नहीं लिखा है तो उसका मतलब है वो कॉलम की वैल्यू भी यानी बाद की वैल्यू भी वो 4 ही लेगा, 3 ही लेगा। तो मैंने आप 4 कर दिया तो यहाँ पर आप देखें काउंट 4 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। इसी तरह मैक्सिमम है, मैं इसकी जगह मिनिमम ले सकता हूँ, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया मिनिमम से। अब आप देखें 1 मिनिमम 1। इसी तरह इस वैल्यूज़ का क्या मीन आएगा, विच मीन एवरेज, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर उसे पेस्ट किया और इसी तरह से आप चाहें तो मीडियन भी ले सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर ले लिया। तो इस तरह से आप अपने 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे या मैट्रिक्स में से पैड के ज़रिए से आप वैल्यू को ज्वाइन कराएंगे बिफोर एंड आफ्टर। और जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसमें हमने लीनियर रैंप देखा, इसी तरह से एजेस देखे या कांस्टेंट वैल्यूज़ देखी, और एट लास्ट मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियन एंड मीन वैल्यूज़ को आप ज्वाइन करके पैडिंग के बिहाफ पर दिखा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 6 इंपॉर्टेंट मैथड है रेवल। ये क्या करता है, विच इज़ यूज टू चेंज अ 2 डायमेंशनल एरे, okay, which is used to change a 2-dimensional array or a multi-dimensional array into contiguous flatted array. The return array has the same data type as the score array or input array. If the input array is masked array, the return array will also be masked array. कैसे? देखो सिंपल एरे है हमारे पास। सबसे पहले तो मैं इसे यहाँ पर डिस्प्ले करवा देता हूँ ताकि हमें साथ ही साथ डिफरेंस समझ में आए। और उस एरे को हमने यानी या तो वो 2 डायमेंशनल हो या फिर मल्टी डायमेंशनल एरे हो, उसका मतलब है 3 4 5 वटएवर। इस बेस पर अगर आप अपने आउटपुट को देखो तो सबसे पहले इसने क्या किया, हमारे इस एरे को 1 डायमेंशनल में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा ही है, ठीक है। यानी अगर ये 1 डायमेंशनल एरे होता और इसकी वैल्यू इतनी होती कि वो रेवल पर काउंट हो सकता था, यानी एक एलिमेंट नहीं होता, 2 या 2x2 पे होते, 4x4 पर होते, 3x3 पर होते, तो वो उसको क्या करता, फ्लैटेड फॉर्म पर ले आता, यानी 1 डायमेंशनल पे लेके आ जाता, जैसे यहाँ पर आया। इसी तरह आप चाहें तो जब रेवल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ऑर्डर भी बता सकते हैं कि किस ऑर्डर में ये अपने फ्लैटेड फॉर्म पर इसको लेकर आएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऑर्डर्स बताए हुए, सेम एग्जाम्पल के फॉर्म पर मैंने वैल्यूज़ ली और अब मैं रेवल यूज़ तो कर रहा हूँ लेकिन ऑर्डर्ड बता रहा हूँ कि किस ऑर्डर पे जाएगा, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर विच मीन असेंडिंग या डिसेंडिंग, और उसके बाद मैं इसे डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो मैं तमाम वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। और आप सबसे पहले देख रहे हो कि जो y की वैल्यू है जिसने f ऑर्डर को यूज़ किया, तो ये वो रहा
ठीक है। उसके बाद ये z है, ये p है और ये q है। और अगर हम साथ ही साथ ओरिजिनल एरे भी ले लें तो वो हमें और भी बेहतर तरीके से विजुलाइज करके यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि x में है। दैट्स इट। तो x की ओरिजिनल वैल्यू 2 रॉज एंड 3 कॉलम पे थी। सबसे पहले रेवल ने उसको 1 डायमेंशनल किया। f ऑर्डर का मतलब ये है कि उसने इस रॉ को सबसे पहले कॉलम बना दिया, सॉरी इस कॉलम को रॉ बना दिया। 111 को यूं रखा, 335 को यूं रखा, 556 को यूं कर दिया। फिर उसके बाद सी ऑर्डर का मतलब ये है कि उसने फर्स्ट रॉ में से 2 एलिमेंट लिए, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। फिर उसके बाद इस एलिमेंट को लिया और इस एलिमेंट को लिया, यानी लेफ्ट टू राइट वो यूं चलते हुए जाकर इस वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया उसने। फिर उसके बाद हमारे पास ए ऑर्डर है। ए ऑर्डर ने भी यही किया, 15, 35, 56 लिया। इसी तरह 1, 3, 5, 11, 36, ये तमाम ऑर्डर्स भी बिल्कुल वही रहे। यानी जितना बड़ा मैट्रिक्स होगा अल्फ़ाबेटिक फॉर्म पर, वहाँ पर हमें ये रेवल्स के ऑर्डर और बेहतर तरीके से समझने में या दिखने में आसानी रहेगी। इसी तरह से मैं सिंपल एरे भी ले सकता हूँ और मैं उसको स्वाइप भी कर सकता हूँ। तो ये सारे काम जो हैं वो सिर्फ इंटरनल वर्किंग के लिए हैं। असल जो एग्जांपल थी वो हमें यहीं से समझ में आ गई। अब आप उसको रीशेप करें, ए रेंज लें या स्वाइप एक्सेस करें, वो एट लास्ट आपके पास 2 डायमेंशनल एरे के फॉर्म पर ही आएगा या 3 डायमेंशन पे आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 डायमेंशन लिए हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो इसे इनक्लोज करता हूँ और ताकि ये डायमेंशन हमें दिख जाए, 2 के बाद 3। उसके बाद तो ये ऑर्डर्स अभी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले x जो कि 3 डायमेंशन पे आप देख रहे हो, ये x है, 3 डायमेंशन है, x, y एंड z, ये पूरी वैल्यू आ गई। अब 3 डायमेंशन को भी एट लास्ट इसने क्या कर दिया, ऑर्डर फॉर्म पे 1 डायमेंशनल में कन्वर्ट करके हमें दिखा दिया, जिस तरह से भी आप उसकी कन्वर्जन सी ऑर्डर, के ऑर्डर या ए ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाह रहे थे। एट लास्ट हमारे पास मैथड 7th जो इस सेशन का है वो है सेव। दिस मॉडल प्रोवाइड अ फंक्शन टू सेव एन एरे इनटू अ बाइनरी फाइल .npy_v फॉर्मेट, यानी npy फॉर्मेट के अंदर आपके उस एरे को ये सेव कर देता है। इन मैनी ऑफ द केसेस वी रिक्वायर्ड डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट टू मैनिपुलेट इट, यानी जिस तरह से आप जब कोई मॉडल क्रिएट कर रहे होते हो मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में, तो अपने मॉडल को आप सेव करते हो। बिल्कुल इसी तरह से जब आप numpy के अंदर कोई काम कर रहे होते हो और आपका एक ऐसा एरे है जो आप समझते हो एक हाई कंप्यूटेशनल ऑर्डर्स के बाद या परफॉर्मेंस के बाद वो बना है, और आपको बाद में जब दोबारा रीलोड करोगे तो एक मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड होगा, तो हम उस एरे को बाइनरी फाइल में सेव कर देते हैं, ठीक है। तो .save मेथड का इस्तेमाल भी उसी वक्त होता है ताकि आप उस फाइल को बाइनरी फॉर्मेट पे सेव कर सकें। तो इसके लिए यहाँ पर 2 एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले मैंने टेम्प फाइल को इंपोर्ट किया टेम्पररी फाइल से और एक आउटपुट इंस्टेंस बनाया उसका। आप देख रहे हो ये मेथड है और ये इसका इंस्टेंस है। उसके बाद एक x वेरिएबल क्रिएट किया, यानी 0 से 14 एलिमेंट, और उसके बाद देखो मैं उसको सेव करा रहा हूँ और सेव करवाने के बाद उसे दोबारा लोड कर रहा हूँ आउटपुट में। यानी ये वो वैल्यू है, ये x जो 1 डायमेंशनल एरे है 0 से 14 डिजिट्स पे। उसके बाद मैंने np सेव किया अपने उस वेरिएबल को, x को, जो यहाँ पर मौजूद है, और किस में सेव किया मैंने, आउट फाइल में, जो कि हमारा इंस्टेंस था। और उसके बाद उसी इंस्टेंस को कॉल करते हुए यहाँ पर मैं अंडरस्कोर में उसको सेव कर रहा हूँ, ओनली नीडेड हियर टू सिमुलेट क्लोजिंग एंड रीओपनिंग फाइल, और उसके बाद उससे दोबारा से लोड कर रहा हूँ। तो इस बेस पर जो वेरिएबल हमारा x था वो दोबारा से यूज हो जाएगा यहाँ पर। ओके, देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो हमने एग्जीक्यूट दोबारा किया, आप देख रहे हो ये जो वेरिएबल है ये ओरिजिनल है जो मैंने प्रिंट के जरिए से यहाँ पर कराया हुआ है, और उसके बाद ये दोबारा से रीलोड हो रहा है बाय यूजिंग दिस आउट फाइल जो कि इंस्टेंस है हमारे टेम्परेरी फाइल का, और उसके ज़रिए से हमने वैल्यू को दोबारा एग्जीक्यूट कर दिया। इसी तरह से इसमें कुछ बिल्ट इन मैथड है, इसके पैरामीटर हैं डॉट सेव के, जिसमें आप पिकल को अलाउ फॉल्स कर सकते हैं, तो उसके ज़रिए से भी आप चाहो तो अपने सेव मैथड को दोबारा से रिकॉल करके डिस्प्ले करवा सकते हो। तो इस तरह से 7 मीनिंगफुल मैथड numpy में, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन, argmax, diff, हिस्टोग्राम, पैड, ट्रैवल और सेव है, जो कि इस्तेमाल होते हैं, और हमने इस सेशन के अंदर प्रॉपर्ली इन चीज़ों को मीनिंगफुल एग्जाम्पल के साथ कवर करने की कोशिश की।